हेलो गाइस, वेलकम फ्रॉम तेजल एजुकेशन एंड न्यूज़ चैनल। आप सभी का तेजल एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। स्टूडेंट्स, आज हम फिर जुड़ चुके हैं फिर नए कंटेंट के साथ। आज अपन बात करेंगे साइकोलॉजी की ब्रांच कौन कौन सी है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया था साइकोलॉजी कौन कौन सी ब्रांच है, तो आप सभी इस चीज़ को जानते होंगे कि साइकोलॉजी की ब्रांच है वो एक प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, ये मैंने आपको बता दिया था। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि साइकोलॉजी की जो ब्रांच है उनकी सब ब्रांचेस कौन कौन सी है। जैसे अप्लाइड साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी, इनकी बहुत सारी सब ब्रांचेस है, तो उनके बारे में अपन पूरी विस्तृत स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप सब इस वीडियो में बने रहिए। और स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि आप साइकोलॉजी की स्टडी कर रहे हो तो शुरुआत करते ही आपको सबसे बड़ी समस्या यही आएगी कि आप जो चीज पढ़ोगे वो आपको बिल्कुल याद नहीं, या ऐसा लगेगा कि आपके सर के ऊपर से जा रही है या हवा में ही जा रही है, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स, हमारे साथ भी यही कंडीशन हुई थी। क्योंकि जब हमने भी साइकोलॉजी पढ़नी शुरू की थी तो उस टाइम पहली बात तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया था, इससे पहले अपने पढ़ा भी नहीं था। तो हुआ क्या कि जो भी चीज याद कर रहे डायरेक्ट सर के ऊपर से चली जाती, एक बार दो बार तीन बार किया, लेकिन बार बार ऊपर से ही जा रही थी। लेकिन हमने क्या किया कि वो चीज लगातार जारी रखी। एक बार याद किया, याद नहीं हुई, दूसरी बार याद की, नहीं हुई, तीसरी बार की नहीं, फिर हमने क्या किया कि वही चीज लिख लिख के याद किया, तो वो चीज याद हो गई। अब क्या है कि आपको भी पता है 5-7 बार अपन एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीज क्या है कि अपने को अपने दिमाग में बैठ जाती, फिर वो चीज अपन भूलते नहीं है। तो आज अपन बात करेंगे सबसे पहले प्योर साइकोलॉजी की कौन कौन सी सब ब्रांचेज है। जैसे प्योर साइकोलॉजी, उसकी सब ब्रांचेज में जनरल साइकोलॉजी, अबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज अपन इन सभी के बारे में विस्तृत स्टडी करेंगे, तो आप सब बने रहिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जनरल साइकोलॉजी से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपने शुरू करते हैं प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में अपन जो है स्टडी करेंगे, जिनकी सब ब्रांचेस है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल साइकोलॉजी, जो प्योर साइकोलॉजी का फर्स्ट डिवाइडेशन है। तो उसमें बात करते हैं जनरल साइकोलॉजी के अंदर होता है क्या स्टूडेंट्स, कि अपन जितने भी नर्सिंग के फंडामेंटल रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जैसे उनकी स्टडी करते हैं। और नर्सिंग की क्या क्या थ्योरीज है, नर्सिंग की क्या हिस्ट्री रही है, उनके बारे में जनरल स्टडी करना। जैसे नर्सिंग के अंदर आप आए हो तो नर्सिंग की क्या रूल्स है, जैसे आप कॉलेज के अंदर जा रहे हो तो एक प्रॉपर नर्सिंग की जो ड्रेस होती है उस ड्रेस और रूल्स को फॉलो करना, इनके बारे में जो जनरल स्टडी की जाती है वो की जाती है आपकी जनरल साइकोलॉजी। तो आप समझ गए होंगे। और स्टूडेंट, ये साइकोलॉजी की जितनी भी ब्रांच है इनका आंसर दो, तब उनमें एक कॉमन लाइन लिखी जाती है, इन दिस ब्रांच डील्स विद, ये ब्रांच डील करती है किसके साथ। जैसे जनरल साइकोलॉजी किसके साथ डील करती है, फंडामेंटल रूल्स। फंडामेंटल रूल्स में होता है नर्सिंग के कौन कौन से रूल्स है, तो उसके बारे में, नर्सिंग की क्या रेगुलेशन है। जैसे कि आप कॉलेज के अंदर जा रहे हो या आप हॉस्पिटल ड्यूटी लगी है, तो वहां पे आप फर्स्ट दिन तो गए तो पूरी ड्रेसिंग रूल्स फॉलो करते हुए, एकदम जो नर्सिंग की सिंप्लिसिटी प्रॉपर ड्रेस होती है उसको फॉलो करते हुए, मतलब जो नर्सिंग के रूल थे वो आपने फॉलो किए। और रेगुलेशन था वो एक दिन तो रखा, लेकिन दूसरे दिन से आप अपनी मनचाही ड्रेस पहन के जा रहे हो, कोई ड्रेसिंग कोड नहीं है। तो उन बातों को अगर फॉलो करोगे, इसलिए जनरल साइकोलॉजी पढ़ी जाती है। साइकोलॉजी मतलब ये आपकी हैबिट में लाया जाता है कि आप इन रूल्स को फॉलो करो। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद दूसरा होता है अबनॉर्मल साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, अबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डिफरेंट बिहेवियर। कोई इंडिविजुअल बिहेवियर मतलब कोई नॉर्मल पर्सन होता है, उसके कोई डिफरेंट बिहेवियर वाला, मतलब माना कि जैसे साइकेट्रिक पेशेंट हो या मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट हो, तो वो किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा या नॉर्मल पर्सन होगा, तो उसके प्रति उसका व्यवहार कैसा होगा, बिल्कुल मतलब अलग तरह का व्यवहार, क्योंकि वो मेंटली डिसऑर्डर है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स अलग होंगे, इसलिए वो एक नॉर्मल पर्सन के सामने व्यवहार करता है वो एक अलग तरीके से करता है, मतलब उसका व्यवहार करने का लहजा अलग होता है, क्योंकि वो मेंटल डिसऑर्डर होता है और जो अबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, आगे अपन बात करते हैं प्योर साइकोलॉजी के पार्ट थर्ड, सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, एक तो अपने ग्रुप बिहेवियर, मतलब जैसे कि आप एक ग्रुप के अंदर बैठे हो, ग्रुप के अंदर आप कैसे बात करते हो और आपकी बात को कैसे अट्रैक्टिव बनाते हैं, वो ग्रुप बिहेवियर सोशल साइकोलॉजी के अंदर इंक्लूड होता है।
और इसके अलावा इंटर रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल मतलब आप जिसको जानते नहीं हो ऐसे पर्सन के साथ आप बात करते हो और आपकी बात से वो मतलब बोलता है वास्तव में क्या आदमी और क्या शानदार बात कर रहा है, तो वो होता है आपका सोशल बिहेवियर। मतलब भले ही आप अपने गांव में हो या अपने गांव से बाहर सिटी में, जैसे आप अभी बीएससी नर्सिंग करने के लिए आए हो, ठीक है, जैसे किसी को भी हो सकता है कोई जोधपुर का है उसको कोटा का कॉलेज मिला है, तो कोटा के अंदर उसका कोटा के लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, उसकी डील्स कैसी है, वो उन लोगों के साथ कैसे डील कर रहा है, उसकी बात करने का तरीका क्या है, अगर अच्छा होगा तो लोग उससे प्रश्न होंगे। तो ये होता है सोशल साइकोलॉजी के अंदर, मतलब सामने वाले पर्सन को देख कैसे बात करनी है, या आप किसी मतलब कम्युनिटी के अंदर ग्रुप के अंदर हो तो वहां कैसे बात करनी है, ये सारा इंक्लूड होता है, वो सोशल साइकोलॉजी के अंदर इंक्लूड होता है। इसके बाद मैं बात करूंगा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में डील्स विद द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन रिलेशन विद ह्यूमन बिहेवियर। मतलब फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में होता क्या है कि जितनी भी अपनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है सारी, वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ कैसे रिलेशन में रहती है। जैसे कि आप भी समझते हो, अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो डेली तो आपका शरीर फिट होता है, मतलब ये कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तभी आपकी बॉडी फिट है, अगर नहीं करोगे तो आप कैसे हो जाएंगे, मोटापा हो जाएगा या आपके अंदर फैट कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। तो उस प्रकार से जैसे एग्जाम्पल बॉडीली फैक्टर को अफेक्ट करती है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। अगर आप एक्टिविटीज करते हो तो आप फिट हो, नहीं करते हो तो आप फिट नहीं हो, ये बात होती है जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में इंक्लूड होती है। आगे बात करते हैं और टॉपिक के बारे में स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं अपन पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की डील्स की स्टडी की जाती है, जिसके अंदर मतलब अपन कुछ इस प्रकार का सोचते हैं, यहाँ अपना ध्यान कुछ ऐसी चीजों पे जाता है उस साइकोलॉजी की स्टडी की, जैसे रीबर्थ, किसी का पुनर्जन्म हुआ उसके बारे में सोचा जाता है, विचार किया जाता है। कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनके बारे में रीबर्थ के बारे में स्टडी की जाती है, जैसे उनके अंदर क्या कोज आते हैं, कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो इसके बारे में स्टडी करते हैं, जो आपकी होती है पैरासाइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, आप जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब द एक्सप्लेन, तो टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी एंड डिस्क्राइब द एक्सप्लेन साइकोलॉजी, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दो ना, तो सबसे पहले जैसे कोई भी साइकोलॉजी जैसे पैरासाइकोलॉजी माना गई, तो उसमें आप आंसर लिखोगे तो इन दिस ब्रांच डील्स विद द पैरासाइकोलॉजी, इन दिस ब्रांच का मतलब है डील्स विद द पैरासाइकोलॉजी डील्स करती एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। मतलब एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन में क्या होता है, जैसे कि रीबर्थ के बारे में, उसके पेशेंट के क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, आर द स्टडी इन द पैरासाइकोलॉजी। बस यही आंसर, ज्यादा कोई टिपिकल नहीं, बट आप एक बार दो बार कोशिश करोगे तो ये चीज आपको आराम से समझ में आ जाएगी। इसके बाद बात करूंगा मैं जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी में क्या होता है, फिजिकल रिलेशन मेल एंड फीमेल और फिजिकल एनवायरमेंट रिलेशन विथ ह्यूमन बिहेवियर। जैसे फिजिकल रिलेशन और फिजिकल एनवायरमेंट, इन दोनों का ह्यूमन बिहेवियर के साथ क्या कनेक्शन है, इसके बारे में स्टडी की जाती है। जैसे आप सब समझदार हो कि अपना एनवायरमेंट के साथ कनेक्शन है, और एनवायरमेंट की वजह से भी अपन है और अपन की वजह से एनवायरमेंट है, तो दोनों का एक दूसरे का कनेक्शन है, उसकी स्टडी अपने जियो साइकोलॉजी के अंदर की जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है, अगर नहीं आई है तो आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको पूरा वापस डिस्क्राइब करूंगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर आप ये जो देख रहे हो बोर्ड पे लिखा हुआ व्हाइट बोर्ड पे, और ये आपको अगर क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है तो इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको टेलीग्राम चैनल है जो अपने थेथिल एजुकेशन का, जिसकी लिंक यूट्यूब चैनल के बायो में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वो ज्वाइन करें, वहां पे आपको इनके नोट्स भी मिल जाएंगे। ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है कि ये कैसे लिखेंगे, बस ये सर तो पढ़ा के चले जाते, तो इसकी चिंता नहीं करनी। बाकी पूरा यूनिट होगी तो उसके बाद आपको ये सारा समझाया जाएगा, और इनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर्स दोनों दिए जाएंगे, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए जाएंगे और एमसीक्यू भी दिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो और आप एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर लाओ और क्लास के अंदर टॉप करो। हमारा टारगेट यही है कि हमारे जूनियर सबसे बेस्ट अपनी क्लास में दें, और हम आपको 100% देने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी के कुछ और ब्रांचेस के और टाइप है प्योर साइकोलॉजी के, तो उनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है अपना एक्सपेरिमेंटल और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, ह्यूमन बीइंग की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, इंडिविजुअल पर्सन या अपने खुद की देख लो, तो उसकी जो डेवलपमेंट चाइल्ड एज में, ओल्ड एज में
और एडल्ट एज में वो कैसे होती है उसके बारे में सिस्टमेटिक प्रोसेस जो स्टडी की जाती है उसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आती है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या होता है स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंट करके उसकी स्टडी करना, जैसे मोटिवेशनल थ्योरी और उसके बाद मेमोरी थ्योरीज और उसके बाद परसेप्शन थ्योरीज, इनकी स्टडी की जाती है, जो आपके की जाती है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स ये आपका प्योर साइकोलॉजी की जो सब ब्रांचेस थी उसके बारे में हमने कंप्लीट स्टडी की। अब अपन आगे बात करने वाले अप्लाइड साइकोलॉजी की कौन कौन सी सब ब्रांचेस है उनके बारे में स्टडी करेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो के। और आगे हम शुरुआत करते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी की सब ब्रांचेस। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है अप्लाइड साइकोलॉजी की सब ब्रांचेस, जिसके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर अपन अप्लाइड थ्योरी एंड प्रिंसिपल, जो एजुकेशनल थ्योरी होती है और उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी अपन ह्यूमन बिहेवियर के साथ क्या रिलेशन है इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। इसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लर्निंग थ्योरी के अंदर जैसे अपन को बोलना कैसे, पढ़ना कैसे, सीखना, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ ये भी एक लर्निंग थ्योरी के अंदर ही आता है, ठीक है। और बाकी मोटिवेशनल थ्योरी के अंदर अपन किसी को प्रोत्साहित करते हैं, तो वो थ्योरीज उनके बारे में जो स्टडी होती है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है स्टूडेंट्स, रिलेटेड टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे आप कोई भी डायग्नोसिस करते हो या किसी पेशेंट का ब्लड सैंपलिंग करते हो या कोई मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट है, जैसे आप गए हॉस्पिटल में और मेंटल डिसऑर्डर या साइकेट्रिक पेशेंट है जो मानसिक रूप से बीमार है, ठीक है, तो उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स है, क्या कोज है और उसको क्या प्रिवेंशन दिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में जो आप स्टडी करोगे वो आती है अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजी, मतलब जो भी हॉस्पिटल के अंदर जितने भी काम है वो उसकी स्टडी करते हो हॉस्पिटल से रिलेटेड, तो वो आते हैं अपने क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में स्टूडेंट्स क्या होता है, एप्लीकेशन विथ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन रिलेशन विथ ह्यूमन बिहेवियर इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट। क्या बोल रहा है ये, वो एप्लीकेशन जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल जिनका रिलेशन ह्यूमन बिहेवियर के साथ इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट में, इंडस्ट्री होती है ना जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, तो वहां पे जो प्रिंसिपल्स होते हैं साइकोलॉजी के, उनका ह्यूमन बिहेवियर पर क्या इफेक्ट पड़ता है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में या औद्योगिक वातावरण में, तो वो अपना स्टडी की जाती है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी स्टूडेंट ये नोट्स सारे मैं आपको बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये बात आप समझ लो, ठीक है। आगे अपन और कुछ ब्रांचेज है उनके बारे में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपन बात करते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी के कुछ और सब ब्रांचेज है, जिसमें लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी के अंदर स्टूडेंट्स होता क्या है, इसमें स्टडी की जाती है क्रिमिनल्स की और क्लाइंट और विटनेस, इनकी स्टडी। जैसे कि आप मान सकते हैं किसी क्रिमिनल ने क्राइम किया और उस क्राइम को अब सच बोलने के लिए, आपको भी पता है क्रिमिनल होता है वो पहले सच नहीं बोलता, तो उसको क्लाइंट जैसे पुलिस हो या अपना कोर्ट हो, जो भी सिस्टम हो, तो उससे सत्य कैसे उगलवाना है, तो उसके बारे में वो उस पर कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, तो फिर उसको सत्य निकलता ही है आखिर में कि मैंने इसलिए अपराध किया। तो वो सारी प्रोसेस होती है लीगल प्रोसेस, वो किसमें स्टडी की जाती है, लीगल साइकोलॉजी के अंदर। बात समझ में आ गई आप। आगे अपन बात करते हैं मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी के अंदर हम मिलिट्री साइंस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, मिलिट्री साइंस। मिलिट्री साइंस में होता क्या, जैसे ये यूज कहाँ पे होती है, ज्यादातर वॉर में यूज होती है। जैसे कि स्टूडेंट आप समझ सकते हो कोई भी पर्सन हो इंडिविजुअल जो मिलिट्री के अंदर लगा हुआ हो, तो आपको भी पता है जैसे अपने इंडिया के अंदर देख सकते हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, तो वहां पे आपको पता है पत्थरबाज आर्मी पे भी पत्थरबाजी करते हैं। तो जो अपने इंडियन आर्मी के जवान होते हैं उनको मतलब इस प्रकार का फूड खिलाया जाता है, मतलब आर्मी में ऐसा खाना दिया जाता है, मतलब वो पत्थरबाजों पे इमोशनल नहीं हो, उनको डायरेक्ट एक्शन का रिएक्शन हो। जैसे गवर्नमेंट का डायरेक्ट अगर कोई पत्थरबाजी करता है डायरेक्ट गोली से उड़ाओ, अब वो ऐसे ही नहीं उड़ा पाता क्योंकि उनका खान पान रहन सहन वैसा होता है, उस प्रकार के एनवायरमेंट में रहते हैं मिलिट्री के, कि वहां पे इमोशनल हो गए तो अपन कैसे मार पाएंगे आतंकवादी को। तो इसलिए मिलिट्री साइंस की स्टडी होती है वो मिलिट्री साइकोलॉजी के अंदर होती है, और ये ज्यादातर वॉर में यूज, लेकिन इंडिया में अपने वहां पे भी लेनी पड़ती है, जैसे जो नक्सली इलाके है तो वहां पे इन चीजों का यूज किया जाता है। तो बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी में क्या होता है, पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल होते हैं,
उनको यूज किया जाता है पॉलिटिक्स में। जैसे कि अब अपने देश में जैसे असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, बस जैसे स्टेट के लिए असेंबली होते हैं और अ, देश के लिए अपने पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं। तो उनमें क्या है कि अलग अलग पार्टियां अपने मतलब दांव पेच खेलती है, दावे करती है, जैसे कि अब किसको कैसे फंसाना है, तो वो जोड़ बाकी गुणा भाग लगाते हैं। तो वो सारे जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं ना, इन दिस डील्स इन दिस ब्रांच डील्स विद द पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स यूज इन पॉलिटिक्स। जैसे कि बीजेपी कांग्रेस को हराने की क्या स्ट्रेटेजी बनानी ताकि कांग्रेस आ जाए, और कांग्रेस ये स्ट्रेटेजी बनाती है कि बीजेपी को हराने के लिए अपने को यहाँ पे कौन से दाव पेच खेलने चाहिए, कौन से दावे करने चाहिए। तो ये सारे जो प्रिंसिपल यूज होते हैं पॉलिटिक्स के, वो पॉलिटिकल के अंदर यूज होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज के कंटेंट में अपने याद करने की और समझाने की मैंने कोशिश की कि साइकोलॉजी की ब्रांच है, उनकी सब ब्रांचेस कौन कौन सी और उनके अंदर किसकी स्टडी की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप भी इस वीडियो को देखा है आपने पूरा, तो अपना रिव्यू जरूर दे, कैसी लगी आपको क्लास, क्या आपको मैंने जो टॉपिक समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि स्टूडेंट्स आप जब रिव्यू दोगे तभी हमें पता चलेगा कि जो हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है क्या वास्तव में स्टूडेंट को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप रिव्यू नहीं दोगे तो हम भी नहीं जान पाएंगे कि वास्तव में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और स्टूडेंट्स अगर वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और इस वीडियो में बता दूं आपको, ये जो भी मैंने समझाया ये नोट्स के रूप में आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई। और स्टूडेंट आपको कोई भी फर्दर हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, 8529469884, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको कोई भी क्वेरी हो। बाकी स्टूडेंट्स जैसे जैसे हमारा हर यूनिट एक यूनिट कंप्लीट होगी, जैसे अभी साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो अभी अपन ने इसमें साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ ली है, इंट्रोडक्शन के बारे में भी नॉर्मल पढ़ा है, और इसके बाद अपने ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी पढ़ ली। अब इसके बाद अपने एप्लीकेशन पढ़े साइकोलॉजी के, उसके बाद मेथड पढ़ेंगे, तो ये यूनिट पूरी हो जाएगी। उसके बाद इनकी जो अपने प्रैक्टिस होती है, जैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस के क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर के भी क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में, तो उनकी मैं आपको एक टेस्ट ले लूंगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जो भी तैयारी है जो भी है वो सारा समझ में आ जाएगा। तो टेस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो भी होगा मिल जाएंगे, तो वो आप खुद सॉल्व करना, मतलब ऐसे करना सॉल्व कि कोई नहीं देख रहा है तो टीप के कर रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं, जितना लेगा उतना ही बेटर है। क्योंकि अपने को क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि अपने को नीचे जाना है, अपने को हमेशा अप जाना है, नीचे नहीं जाना है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर इस प्रकार से मेहनत करोगे, और बाकी तो स्टार्ट में सबको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अपने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, तो मेरे को भी आई और आपको भी आएगी। लेकिन आपको कोशिश करते जानी है, और हर बार कोशिश करते ही जानी, हिम्मत नहीं हारनी है, और अपने खुद पे विश्वास रखोगे ना, तो मेरी गारंटी है कि आपको बीएससी नर्सिंग पास करने से कोई नहीं रोक सकता। बीएससी नर्सिंग किसी भी सेमेस्टर में आप फेल नहीं होंगे। और उसके बाद आपका जो एम है नॉर्थ सेट, उसको 100% मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप क्रैक करोगे, और एक दिन अपने परिवार का, देश का, सबका नाम सुशोभित करोगे कि फलाने का बेटा एम्स में डॉक्टर है। वैसे आप सब ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते हो, तो वहां पे यही समझा जाता है कि नर्स भी डॉक्टर, मतलब जो मेडिकल का काम करता है वो हमारे लिए भगवान है। तो इसलिए उस प्रकार से इस प्रोफेशन में आए हो तो इस प्रोफेशन की कदर करना, इज्जत करना। इसी के साथ मैं आज विदा लेना चाहूंगा, लेकिन विदा लेने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि आप क्लासों का रिव्यू जरूर दें। आपको नर्सिंग फंडामेंटल की क्लास मिल गई है, कल एक और क्लास मिल जाएगी, और बाकी मैंने भी आपको 2 क्लास दे दी है, बाकी दीपक सर की क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है, कल वो भी आपको मिल जाएगी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले 10 दिन में क्या है कि तो आपको क्लासेस टाइम टू टाइम नहीं मिले, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास संसाधनों की थोड़ी कमी है, तो आप भी समझ सकते हो। लेकिन जैसे ही अपना एक बार बराबर सेटअप बैठ जाए, उसके बाद आपको रेगुलरली क्लास मिलती रहेगी। इसी के साथ आज का कंटेंट हम समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।